A Truly Beautiful Mind by Catherine Mansfield। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1979 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वह आगे चलकर महान बनने वाले हैं। इसके विपरीत उनकी मां को लगता था कि ऑल्बर्ट कुछ अजीब है। उन्हें ऐसा लगता था कि ऑल्बर्ट का सिर असामान्य रूप से बड़ा है। 2.5 साल की उम्र तक आइंस्टीन अब भी बात नहीं करता था। जब उन्होंने बोलना सीखा तो जो भी कहते उसे 2 बार दोहराते थे। आइंस्टीन यह नहीं जानता था कि वह दूसरे बच्चों के साथ क्या करे, और उसके साथ खेलने वाले बच्चे उसे ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। इसलिए छोटा बच्चा आइंस्टीन अधिकतर समय अकेले में ही खेलते रहते था। उसे विशेषकर मशीनी खिलौने पसंद थे। जब उन्होंने अपनी नवजात बहन माया को देखा तो उन्होंने कहा था, ठीक है, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं? एक बार हेडमास्टर ने आइंस्टीन के पिता से कहा था कि आइंस्टीन जो भी पेशा चुने उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएगा। आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखना शुरू किया, क्योंकि उनकी मां ऐसा चाहती थी कि वह ऐसा करे। वह बाद में वे एक कुशल शौकिया वायलिन वादक बन गए और अपने जीवन भर इस कला को बनाए रखा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन कोई कमजोर छात्र नहीं थे। उन्होंने म्यूनिक के एक हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनका परिवार तब जाकर बस गया था जब आइंस्टीन केवल 15 महीने के थे। उन्होंने लगभग हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए। हालांकि आइंस्टीन को स्कूल का कठोर अनुशासन बिल्कुल पसंद नहीं था और वे अक्सर अपने शिक्षकों से भिड़ जाते थे। जब वे 15 साल के हुए तो उन्हें स्कूल का माहौल इतना घुटन भरा लगा कि उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। पिछले वर्ष अल्बर्ट के माता-पिता मिलान चले गए थे और उन्होंने अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था। लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टीन को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिला। वह जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड के एक शहर में अपनी पढ़ाई जारी रख सका, जो म्यूनिक की तुलना में अधिक उदार था। आइंस्टीन गणित में अत्यंत प्रतिभाशाली थे और भौतिकी में उनकी गहरी रुचि थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ज्यूरिख के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का निश्चय किया। लेकिन विज्ञान ही एकमात्र चीज नहीं थी जिसने घनी मूंछों वाले उस तेज तर्रार युवक को आकर्षित किया। उन्हें अपनी एक साथी छात्रा माइलेवा मारिक में भी विशेष रुचि महसूस हुई, जिसे उसने एक बुद्धिमान प्राणी पाया था। यह युवा सर्बियाई लड़की स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिख विश्वविद्यालय यूरोप के उन कुछ संस्थानों में से एक था जहां महिलाएं डिग्री प्राप्त कर सकती थीं। आइंस्टीन ने उसमें अपने लिए एक साथी देखा, उन सामान्य सोच वाले लोगों फिलिस्टीन्स के खिलाफ जो उनके परिवार और विश्वविद्यालय में थे और जिनसे उनका अक्सर मतभेद होता था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। आज भी उनकी कुछ चिट्ठियां सुरक्षित हैं, जिनमें वे अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त करते हैं और विज्ञान के साथ अपने स्नेह को भी मिलाते हैं। आइंस्टीन ने लिखा था, मैं कितना खुश और गर्वित होऊंगा जब हम दोनों सापेक्षता के सिद्धांत रिलेटिविटी पर अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। वर्ष 1900 में 21 वर्ष की आयु में एल्बर्ट एक विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट था और बेरोजगार था। उसने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया, प्राइवेट ट्यूशनें की और अंत में सन 1902 में बर्न के पेटेंट कार्यालय में एक तकनीकी विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की, जहां उन्हें दूसरों के आविष्कारों का मूल्यांकन करना था। वहीं आइंस्टीन गुप्त रूप से अपने खुद के विचारों को विकसित कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में अपने कार्यस्थल की दराज को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा करते थे। 1905 में प्रकाशित आइंस्टीन के प्रसिद्ध शोध पत्रों में से एक था सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अनुसार समय और दूरी पूर्ण एब्सोल्यूट नहीं होते। वास्तव में यदि 2 बिल्कुल सही घड़ियां हों और वे किसी यात्रा के बाद दोबारा एक साथ लाई जाए, तो यदि उनमें से एक घड़ी ने यात्रा के दौरान दूसरे की तुलना में बहुत तेज गति से गति की हो, तो वे दोनों एक ही समय नहीं दिखाएंगी। इसी सिद्धांत से दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सूत्र सामने आया,
जो द्रव्यमान, मैस और ऊर्जा एनर्जी के बीच के संबंध को दर्शाता है। E=mc2 इस गणितीय समीकरण में E ऊर्जा प्रतीक है, m द्रव्यमान का तथा c शून्य में प्रकाश की गति को दर्शाता है, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जब आइंस्टीन भौतिक विज्ञान की सबसे मुश्किल समस्याओं का समाधान कर रहे थे, उसी समय उनकी निजी जिंदगी बिखर रही थी। अल्बर्ट मिलेवा से अपने अध्ययन के तुरंत बाद शादी कर लेना चाहता था, लेकिन उनकी मां इस शादी के खिलाफ थीं। उन्हें लगता था कि माइलवा, जो उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, शादी के लिए उम्र दराजी है। इसके अलावा माइलवा की बुद्धिमत्ता से भी चिंतित थी। उनकी मां ने कहा, वह भी एक किताब है, ठीक तुम्हारी तरह। आइंस्टीन ने फिर अपनी शादी को टाल दिया। जोड़े ने आखिर में जनवरी 1903 में शादी कर ली और उनके 2 पुत्र हुए, लेकिन कुछ वर्षों के बाद शादी कमजोर पड़ने लगी। मिलेवा इसी के दौरान अपनी बौद्धिक अभिलाषा को खोती रही और एक असंतुष्ट गृहिणी बनती जा रही थी। अनेकों वर्षों के लगातार झगड़े के बाद जोड़े ने अंत में 1919 में एक दूसरे से तलाक ले लिया। उसी वर्ष आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया। आइंस्टीन के जीवन का यह नया अध्याय उनके विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करने के समय के साथ ही शुरू हुआ। 1915 में उन्होंने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित किया, जिसने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान इस सिद्धांत की पुष्टि हुई। आइंस्टीन ने पहले से ही यह सही गणना कर ली थी कि सूर्य के गुरुत्वीय क्षेत्र से गुजरते समय स्थिर तारों की रोशनी कितनी मुड़ेगी। समाचार पत्रों ने उनके काम को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया। आइंस्टीन को 1921 में भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें दुनिया भर से सम्मान और निमंत्रण मिलने लगे और प्रेस ने उनकी भरपूर प्रशंसा की। जब 1933 में नाजी जर्मनी में सत्ता में आए, तब आइंस्टीन ने यूनाइटेड स्टेट्स की नागरिकता ग्रहण कर ली। 5 साल बाद बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज हुई तो अमेरिकन भौतिक वैज्ञानिकों ने बहुत शोर शराबा किया। उनमें से अनेकों फांसीवाद से दूर भाग निकले, जैसे आइंस्टीन ने किया था, और अब उन्हें डर था कि नाजी परमाणु बम बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने एक सहयोगी के आग्रह पर आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, इस प्रकार का एक अकेला बम किसी बंदरगाह पर विस्फोटित होने पर संपूर्ण बंदरगाह के साथ साथ कुछ आसपास के क्षेत्र को पूर्ण रूप से नष्ट कर सकता है। उनके शब्दों का असर हुआ। अमेरिका ने एक गुप्त प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम विकसित किया और अगस्त 1945 में उसे जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। आइंस्टीन विनाश की सीमा से बहुत विचलित हो गया। इस बार उसने एक सार्वजनिक पत्र यूनाइटेड नेशंस को लिखा। इसमें उसने विश्व सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। रूजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अगले दशक के दौरान हथियारों के निर्माण के विरुद्ध हलचल मचाते हुए और अपनी लोकप्रियता को शांति और प्रजातंत्र के संघर्ष के लिए प्रयोग में लाते हुए आइंस्टीन राजनीति में पहले से भी ज्यादा सम्मिलित हो गया। जब 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टीन की मृत्यु हुई, तो उन्हें एक भविष्यदर्शी एवं विश्व नागरिक के रूप में उतनी ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई जितनी एक वैज्ञानिक तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति के रूप में मिली थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।